नमस्कार दोस्तों। आइए हम अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर करता है लेबर लॉ में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से एक आप कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जुडिशरी में भी आपके, और सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी। Explain in brief the objects and characteristics of Industrial Dispute Act 1947। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का अब ऑब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, the purpose of the Industrial Dispute Act has been to harmonize the relations between employers and employees। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसका एक मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, एक एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज के बीच में संबंध को सामंजस्य स्थापित करना था, मतलब एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बिल्डअप करना था, एंड देयर बाई टू रिस्टोर एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। और इस प्रकार औद्योगिक शांति जो थी, इंडस्ट्रियल पीस जो था, उसको बहाल करना और बनाए रखना। ठीक है, अब द ऑब्जेक्ट ऑफ द इनैक्टमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एज इंडिकेटेड इन द ऑब्जेक्ट एंड रीजंस प्रोवाइड इफेक्टिव मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट था उसके लिए एक इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड करना। ठीक है, और कंपनसेशन टू प्रोहिबिट एंड रिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स एंड लॉक्स आउट। ठीक है, अब इसमें जो आपका औद्योगिक विवाद था उसको निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करना था। ठीक है, हड़ताल और जो स्ट्राइक था उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए मुआवजा प्रदान करना था। ठीक है, कंपनसेशन टू रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज, जो छांटे गए एम्प्लॉय थे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड सर्टेन रूल्स एंड रिगार्डिंग ले ऑफ। ठीक, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज अ लेजिस्लेशन कैलकुलेटेड टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था वो एक लेजिस्लेशन कैलकुलेशन है, एक लेजिस्लेशन है, एक विधायी गणना है, विधायी कैलकुलेशन है, जो ये सोशल जस्टिस इंश्योर करेगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों को। ठीक है, और एडवांस द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री बाय ब्रिंगिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मनी एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। क्लियर है। अब आइए, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व इन द वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी स्टेट वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ दिमाकुची टी स्टेट 195H SCR 1156। इस केस में डिस्कस करते हैं। हाँ, अब दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ द salient provision of the industrial disputes act shows that the principal object of the act। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय जो था दीमाकुची टी स्टेट के कर्मकार जो थे वर्सेस दीमाकुची टी स्टेट का मैनेजमेंट 195H। ठीक है, इस मामले में देखा कि औद्योगिक विवाद जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था उसके प्रमुख रीजन, ठीक है, उसके प्रोविजन जांच से पता चला कि अधिनियम के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो इस तरह से उनके जो जो मतलब पर्पस थे वो चीजें क्लियर हुई। अब पहला पर्पस था कि जो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकंड। हाँ, द प्रमोशन ऑफ मेजर्स ऑफ सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। जो ये नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच जो सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को बढ़ावा देना था।
ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो इन्वेस्टिगेशन था, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था, किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन टू वर्कमैन के बीच में, विद राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। जो इलीगल हड़ताल हुआ करते थे उसमें जो है एक तरीके का तालाबंदी कह लो, लॉकआउट्स कह लो, उनको रोकथाम, उनका प्रिवेंशन करना, उनको रोक लगाना। चौथा पॉइंट था रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब चौथा पॉइंट, छटनी जो हुई थी, जो मतलब रिट्रेंचमेंट किया गया था, जो छांट दिया गया था एम्प्लॉइयों को, छटनी के मामले में जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉई थे, उनको राहत प्रदान करना, उनको थोड़ा रिबेट दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कलेक्टिंग बार्गेनिंग, जो एक गैदरिंग के रूप में एक बार्गेनिंग करने की चीज़ें, ठीक है। एक मतलब एम्प्लॉई का जो छटनी होने वाली थी, जो जिसमें उनको राहत दी गई थी, उसी के संदर्भ में कि उनको एक बार्गेनिंग, उनको डिस्कस करने का मौका मिला, उनको अपनी चीज़ें डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बीच में लाया गया, उनसे डिस्कस किया गया। तो फिर अब इस अधिनियम के मुख्य रूप से क्या हुआ, अगेन डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट, द एक्ट इज प्राइमरली मीन्ट फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। पास्ट में देखा गया, प्रेजेंट में देखा गया, फ्यूचर में देखा गया, ठीक है। इट ड्रॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्कमैन एज सच एंड द मैनेजरियल और सुपरवाइजरी स्टाफ एंड कन्फर्स बेनिफिट ऑन द फार्मर ओनली। मतलब क्या है कि इस अधिनियम में मुख्य रूप से जो नियोक्ता होते थे, जो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स था, जो जॉब देने वाला होता है, एम्प्लॉयर्स होता है, और जो एम्प्लॉई होते हैं, उनके बीच पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर में के संबंधों को विनियमित करने के लिए यह किया गया था, ठीक है। यह जो वर्कर्स थे, उनका मैनेजमेंट, ठीक है, उनके जो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई के बीच में डिफरेंस था, उसको केवल पूर्व को ही, जो प्रीवियस थे, उनको ही बेनिफिट देना था, ठीक है। अब इस केस में बात करते हैं, अगेन डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इन बजबज म्युनिसिपैलिटी केस AIR 1953। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आप जो है बजबज केस लॉ के नाम से भी जानते हैं, बजबज केस। ये अगर केस लॉ आप मेंशन करते हैं एग्जाम में तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इसको बजबज म्युनिसिपैलिटी केस कहते हैं, ठीक है। ये जो है 1953 का केस है। इसमें इस अधिनियम का मेन पर्पस क्या था, इस पर विचार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसने कहा था, जब हमारा अधिनियम पारित हुआ तो जो लेबर डिस्प्यूट था, पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर हो चुके थे, और कई मामलों में कामगारों और नियोक्ताओं, मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच जो झड़प हो रही थी, हम मानते हैं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिनियम बनाया गया था, और इसलिए यह आवश्यक है कि अधिनियम में इस्तेमाल की गई जो शर्त थी, उस शर्तों को यथासंभव व्यापक रूप से ऐसे डिस्प्यूट के संदर्भ में दिया जाए कि भारत के जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस ने बहुत सही कहा है कि जो एक्ट था, ये अधिनियम था, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच एक इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी के हित में प्रावधान करना चाहता है, ठीक है, जिससे नेशन, अपना राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित हो सके। इसका परिणाम यह है कि हमें इस अधिनियम के जो पर्पज हैं उसको जानने के लिए हमें, जैसे हमने उसकी क्या बोलते हैं, इसका इंट्रो जो हमने शुरू में देखा कि बजबज केस में कि किस तरह से ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। उसकी डिटेल में हम इसको, इस तरह से केस को अगर हम इलाबोरेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है।
ठीक है, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप केसला जरूर मेंशन करो, जरूर मेंशन करो। इस केसला को फिर से आप मैंने देखिए सब अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको सारी चीजें बताई है, उसके हिसाब से ही आप इसको जो है 2 बार सुन लेंगे तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए जैसे द लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट एज वेल एज इट्स प्रियम्बल शो दैट द एक्ट वाज पास टू मेक प्रोविजन फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को प्रमोशन के लिए एक प्रोविजन बनाया गया था, इसको पास किया गया था, और पीसफुल रहे, दोनों के बीच में सेटलमेंट अच्छा रहे, डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच में। एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन है जो कि मीडिएटर का काम करता है, जो दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आएगा पॉइंट। एंड फॉर सर्टेन अदर पर्पजेज। ठीक है, इफ द प्रियम्बल इज रीड विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द पासिंग ऑफ द एक्ट, it is the manifest that the act was the introduced, ठीक, as an important step in achieving social justice। ठीक है, सोशल जस्टिस को अचीव करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका स्टेप था। द एक्ट सीक्स टू ameliorate the service condition of the workers, to provide machinery for resolving their conflict and encourage to cooperative efforts in the service of the community। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ लेबर लेजिस्लेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया आल्सो शोज दैट इट वाज एम्ड मोर टू एमेलियोरेट एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द लेबर इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। अब इसके हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब देखिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटेंट एंड स्कोप है, ठीक है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम। इसका फीचर्स है, वो 2-3 चीजें हम इसको अगर देख लेते हैं ना तो हमारा ये काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसके आंसर पे। आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसका एक एक करके। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, एक्सटेंट एंड स्कोप। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर दिया गया। द एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, it has also been extended to union territories of Goa, Daman and Diu by regulation of 12th part of 1962, Pondicherry by regulation 7th of 1963, and Lakshadweep, Minicoy and Amandivi Islands by regulation of 8th of 1965। क्लियर है? अब मेन फीचर ऑफ द एक्ट की बात करते हैं। सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आर एज अंडर बिलो। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का फीचर जो है, जो मेंशन किया गया, मेन फीचर क्या है? मेन फीचर क्या है कि आपका एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मे बी रिफर टू एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बाय एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज टू द डिस्प्यूट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट if it deems it expedient so to do। ठीक, एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कोई भी किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो था, ठीक है, किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका पक्षकारों की जो सहमति थी, जो उसके फेवर में सहमति थी, या राज्य सरकार द्वारा की बात करें, यदि यह ऐसा करना समीचीन समझे कि औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जा सके। ठीक है, इसका यह मतलब था। और दूसरा पॉइंट जो है इसका, एन अवार्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक, इसका जो कह लो रिजल्ट आउटकम्स जो था, अवार्ड जो था, शैल बी बाइंडिंग बोथ पार्टी पे, दोनों पार्टी पे बाइंडिंग था। इस डिस्प्यूट जो इसका स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो ये डिस्प्यूट था, वो इसका आउटकम्स था, वो दोनों पार्टी पे बाइंड था, चाहे पॉजिटिव वे में लो चाहे नेगेटिव वे में लो, बट 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इट शैल बी नॉर्मली इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मली इन्फोर्स कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स आर प्रोहिबिटेड। ये हम स्ट्राइक्स का टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया था उसके हिसाब से अभी बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव और फीचर्स कवर हो जाता है, बट स्ट्राइक भी मेंशन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसमें स्ट्राइक और लॉकआउट प्रोहिबिट होता है।
ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट रीच्ड इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, इसमें प्रोहिबिट होता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अवार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्ड बाइंडिंग बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, प्रोहिबिट होता है। इन पब्लिक इंटरेस्ट और इमरजेंसी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर ट्रांसपोर्ट कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, फूड स्टफ्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब इसको जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे आपका पब्लिक इंटरेस्ट जो है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर बात करें, जो सार्वजनिक हित बोला जाता है, या आपातकाल में जो समुचित सरकार को इस एक्ट के जो इसका जो प्रोविजन है उसके लिए जो परिवहन है, जैसे रेलवे को छोड़ दो आप, कोयला, सूती वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा लोहा, और जो इसका आयरन ओर्स है, इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए, 6 महीने की पीरियड के लिए सार्वजनिक, ठीक है, पब्लिक उपयोगिता सेवा घोषित करने की शक्ति है। क्लियर? अब 5वें पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ ले ऑफ, हाँ, इन केस ऑफ ले ऑफ, कामगारों की छटनी या छटनी के मामले में जो एम्प्लॉयर होता है उसे मुआवजा देना जरूरी कह दिया गया था। इन केस ऑफ ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, जिनको छांट दिया गया, जिनको मतलब जो एम्प्लॉयर था उनको रिक्वायर्ड कर दिया गया, भैया जो कंपनसेशन है वो जरूरी है, आपको देना पड़ेगा। प्रोविजन हैज आल्सो, 6 पॉइंट, प्रोविजन हैज आल्सो बीन मेड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर और क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग। ट्रांसफर होता है, उसका अंडरटेकिंग क्लोज किया जाता है, तो उस केस में जो वर्कमैन का कंपनसेशन बनता है उसके लिए भी प्रोविजन इसमें डिसाइड कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, वैसे ही 7 पॉइंट है, ए नंबर ऑफ अथॉरिटीज सच है जो वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सारी चीजें हम शॉर्ट क्वेश्चन, हमारा कोई अगला शायद 3rd क्वेश्चन ही है, इसमें ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, या फिर मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इसमें बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेक्शन 5 में मेंशन है। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या है कि इट हैज ड्यूटी टू सेंड रिपोर्ट्स विद इन 2 मंथ्स। इनको क्या करना था, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, दैट्स इट। अब बाकी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है? अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी सेम है, गवर्नमेंट ने ही बनाया है, उसको सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। लेबर कोर्ट क्या है? ठीक है, लेबर कोर्ट भी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही बना है, ये सेटल्स है, केस कवर्ड किया गया है। ठीक है, अंडर शेड्यूल 2। ठीक है, और इसमें जो हाई कोर्ट का जज ही हेड होता है। ठीक, लेबर कोर्ट का जो जज होता है, हेड जो होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसको हाई कोर्ट का, ये होता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7A में है। याद कीजिएगा, ये 3 जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, सुन के भी आप 2 बार सुन लेंगे इस वीडियो को ना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसको भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया है। अब इस केस में जो सेटलमेंट है वो शेड्यूल 2 और 3 में है, उसमें कवर किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को का जो हेड होता है वो भी हाई कोर्ट का ही जज होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का। नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ये सेक्शन 7B में है। और एक ट्रिब्यूनल की बात अगर हम करें, ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया था आर्टिकल की बात करें भारतीय संविधान में, तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A में है, आर्टिकल 323A में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें जो है यहां तक ये मैटर क्लियर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो
तो ये छोटा छोटा ब्रीफ मैंने कर दिया है आपको, ठीक है। तो अब जो है आगे, हाँ बस इसमें जो ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको बजबज केस भी आप म्यूनसिपालिटी वाला डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे उसके बारे में, दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को, उसको डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको डिटेल में मेंशन कर देंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें मैं कहता हूँ इतना, ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 20 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ब्रीफ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब अगला थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए हमारे अगले वीडियोस पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आइए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर्ड हैं, तो आप जो है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।